नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। घोसी में जीत का स्वाद चखने के बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो गया है और इसी खुमारी में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। इस बार शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है और कहा है कि मंत्री बनने की चाह खत्म होने के बाद राजभर फिर से वापसी की तैयारी में है। तो वहीं केशव मौर्य जहां गए वहां समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा दिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे अब बीजेपी के ओबीसी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। खुद की पीठ थपथपा रही समाजवादी पार्टी के नेता फुल कॉन्फिडेंस में हैं और निशाने पर ओपी राजभर और केशव मौर्य हैं। निशाना इस अंदाज में भी साधा जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक पर सपा की पकड़ बढ़ने लगी है। बावजूद इसके केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेता चुनाव प्रचार में दम दिखाते रहे। देखिए, हमने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इनको जल्दी शपथ दिला दो, नहीं तो ये हमारे पास आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। ये लोग देखिए बहुत हल्के हैं और इस चुनाव में जो चुनाव घोसी का चुनाव था उसमें देखिए ये तो हमारे पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में रहे हैं, ये और संजय निषाद दोनों लोग। एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को भी आड़े हाथों लिया है और उन्होंने केशव मौर्य को बीजेपी के लिए अपशगुन बता दिया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां केशव मौर्य गए वहां पर बीजेपी हारी और एसपी जीती। मैनपुरी और घोसी में जिस जिस बूथ पर गए वहां वहां समाजवादी पार्टी और ज्यादा वोटों से जीती। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन है। जहां जहां ये गए वहां पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। अच्छा, क्या एक कौशाम्बी के रेफरेंस में भी ये बात आप कह रहे हैं जो चुनाव केशव प्रसाद मौर्य हारे थे? हाँ, सही है कि कौशाम्बी में सराथू में वहां से हारे, फिर मैनपुरी गए, मैनपुरी में जहां जहां गए वहां समाजवादी पार्टी और ज्यादा वोटों से जीती। वैसे ही घोसी में भी हुआ, घोसी में जहां जहां गए वहां भी बड़ी जीत हुई। तो ये तो अपशगुन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दरअसल ये हमला 2024 के लिहाज से भी है क्योंकि बीजेपी के ओबीसी नेता जिस वोट बैंक पर पकड़ बनाने का दावा कर रहे हैं, जब उसका परिणाम आया तो दांतों तले चने दबाने की नौबत आ गई और इसी को भुनाने के लिए एक एक पर कटाक्ष किया जा रहा है। यहाँ तक कि राजभर को फिर से सपा में लाने के लिए भी दावे किए जा रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए और आते ही दारा सिंह चौहान के साथ उनका भी प्राइमरी टेस्ट हो गया। घोसी उपचुनाव से पहले राजभर ने तमाम दावे किए, न सिर्फ समाजवादी पार्टी को हारा हुआ करार दिया बल्कि पूरे क्षेत्र में अपनी पैठ को लेकर अपनी ही पीठ ठोकते नजर आए। हालांकि नतीजों के बाद राजभर के दावे भी खारिज हो गए। इन सब के बावजूद राजभर मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। राजभर ने कहा, मंत्री बनने का फैसला विपक्ष नहीं कर सकता। बीजेपी चाहेगी तो राजभर फिर मंत्री बनेंगे। एनडीए के मुखिया ही मंत्री का फैसला करेंगे। विपक्षी नेताओं की हालत खराब होने लगी है। भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं ना हैं, वो लोग मालिक हैं। वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा। जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। मतलब मंत्री आप बनेंगे? धैर्य रखिए, दिल थाम के, और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा न फाट जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद से ही एसपी के नेता राजभर को निशाने पर रख रहे हैं, लेकिन राजभर अब भी एनडीए के साथ 24 के रण में हुंकार भर रहे हैं। भले ही घोसी में दम नहीं दिखा पाए हो, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी पहले की ही तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और एसपी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों का अचानक भारत से प्रेम कैसे जाग गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ओबीसी महासभा में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी आरएसएस की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी आरएसएस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटती थी और यहां से पैसे ले जाकर अपने देश के बैंकों में रखती थी, लेकिन आरएसएस और बीजेपी देश को लूट रही है और जनता को कंगाल बना रही है। कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने देश यूनाइटेड किंगडम से प्रेम करते थे, यहां से पैसा ले जाते थे, अपने देश के बैंक में डालते थे। लेकिन मोदी आरएसएस एंड कंपनी देश को लूटकर देश की जनता को कंगाल बना रही है, तो ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तब तब कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस पर संग्राम छिड़ जाता है। इस बार राहुल गांधी ने इंडिया से लेकर सनातन और हिंदुत्व पर कटाक्ष किया। इसके बाद समर्थन और विरोध का बाजार गर्म है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिर राहुल गांधी ने फ्रांस में ऐसा क्या बोल दिया कि अब वो बीजेपी के सीधे निशाने पर आ गए। सनातन पर सियासी संग्राम है, हिंदुत्व पर सियासी ज्ञान है और भारत पर सियासी महाभारत के बीच राहुल गांधी की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है। एक तरफ दिल्ली में G20 के सफल आयोजन पर दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है, तो दूसरी ओर फ्रांस में एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत पर महाभारत छेड़ दिया। उन्होंने हिंदुत्व पर भी बात रखी और निशाने पर केंद्र सरकार को रखा, जिस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार हमारे इंडिया नाम से चिढ़ गई, इसी वजह से देश का नाम भारत करना चाहती है। मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They have nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power, and they will do anything to ensure that the Indian caste structure, the social structure of my country is not threatened. They want dominance of a few people, and that is what they're about. There is nothing Hindu about them. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए बयान पर सियासी जंग शुरू हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। सपा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्र धर्म सिर्फ छलावा है, वो सिर्फ इनकी मार्केटिंग करती है। भारतीय जनता पार्टी को न तो राष्ट्रवाद से मतलब है, न तो हिंदुत्व से मतलब है। वो सिर्फ इन दोनों बातों की मार्केटिंग करती है, क्योंकि इसका राष्ट्रवाद भी छद्म राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व भी छद्म हिंदुत्व है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि देश की सार्वजनिक संपत्तियों को अपने उद्योगपति मित्रों को औने पौने दामों में बेच करके राष्ट्र को खोखला करने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु ने राहुल गांधी की बातों पर कड़ा ऐतराज जताया। धर्मगुरु कंचन गिरी ने कहा कि राहुल गांधी के मुंह से हिंदुत्व की बातें शोभा नहीं देती। वहीं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
राहुल गांधी को सनातन धर्म, हिंदू के बारे में, हिंदू की परंपरा, सनातनियों की परंपरा के बारे में पता ही नहीं है। जिसकी माँ ईसाई हो और वो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके मुख से शोभा नहीं देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, बीजेपी बढ़ावा नहीं दे रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व की पहचान को बचाया है। हिंदुत्व आज सिर उठा के जी रहे हैं। हर मंदिर का दोबारा निर्माण हो रहा है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, इन्होंने राम जी के खड़ाओं पर पैर रखकर देश में जो नफरत का वातावरण पैदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सिर्फ सियासत के लिए किया गया है। और देश में ऐसी नफरत कि 10 आदमी मिले और मोब लिंचिंग कर दें। राहुल गांधी ने एक बार फिर वो मुद्दा छेड़ दिया है जिसमें हिंदू है, मुसलमान है और नाम बदलने पर सियासी ज्ञान है, और ये ज्ञान विदेश की धरती से दिया जा रहा है। जब पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है, तभी तो धर्मगुरु से लेकर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, राजनीति में हिंदू मुसलमान हमेशा से गर्म मुद्दा रहा है, जिसे 24 के सियासी शोर में भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G20 समिट का समापन हो चुका है। नई दिल्ली नेता घोषणा पर आम सहमति भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत और उनकी टीम ने इसे संभव कर दिखाया। इस पर अमिताभ कांत का कहना है कि भारत ने सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सिद्धांतों के मुताबिक काम करने पर राजी किया है। चार्टर के अनुसार कोई देश बलपूर्वक या डरा धमकाकर किसी देश की सीमा और संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर सकता। परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी अस्वीकार्य है। ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली। यूक्रेन संकट से जुड़े पैराग्राफ पर आम सहमति बनाने का जिम्मा काकनूर और गंभीर को मिला। वे सभी देशों के वार्ताकारों से अलग अलग जाकर मिले। एक साथ अगर बात करते तो कोई नहीं सुनता। इसी रणनीति के तहत दोनों सभी वार्ताकारों से अलग अलग मिले और सबसे मुश्किल हिस्से पर सहमति हासिल की। चारों अधिकारियों ने ब्राजील, साउथ अफ्रीका के वार्ताकारों को भी अपने साथ मिला लिया, क्योंकि उन्हें आगे चलकर इस प्रक्रिया से गुजरना है। लिहाजा सर्वसम्मति की प्रक्रिया में 2 देश सहज ही भारत के साथ आ गए। सीएम योगी ने G20 के शानदार समापन पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 समिट अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मजबूती के साथ आगे है, बढ़ चली है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर भाव की सिद्धि में ये समिट मील का पत्थर साबित होगी। G20 इंडिया, पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र मानवता के लिए एक उज्जवल मार्गदर्शिका बन गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया है। G20 समिट अपने लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति पर मजबूती के साथ आगे बढ़ चली है। पीएम मोदी के यशस्वी नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। G20 समिट अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ चली है, मजबूती के साथ, यह लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।